हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रतीक सिंह। मैं आप सभी बच्चों का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। बेटा देखिए, हो सकता है थोड़ा सा जस्ट लेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात कर रहे थे अपनी जो है वो नेट के पेपर्स के डिस्कशन की, CSIR के नेट के पेपर्स के डिस्कशन की। और हम 2019 का पेपर भी लेंगे, बट पहले हम 2018 का पेपर लेते हैं। ठीक, 2019 में हम जो है वो दिसंबर 2019 और जून 2019 ये दोनों जो है पेपर डिस्कस करेंगे। तो नेट जून 2018 के पेपर में पार्ट बी और पार्ट सी से मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए। ठीक, तो मैं पार्ट बी के सवालों को ले लूंगा, सवाल यहाँ आपको दिखा दूंगा पहले मैं, उसके बाद फिर मैं उसको ऑफ करके देन फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कोई दिक्कत होती है देन यू कैन जस्ट आस्क। ओके, चलिए। सो पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। पेपर का सवाल ये रहा। पेपर में थोड़ा सा हैजी है, पेपर ही हैजी था थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिख रहा होगा आपको। सो पहला सवाल आई थिंक ये है, यहीं से शुरुआत है ऑर्गेनिक की, बिल्कुल यहीं से शुरुआत है ऑर्गेनिक की। एंड जस्ट पहला हमारा सवाल यही है, बिल्कुल पहला सवाल ही हमारे यही है। ये हमारा जस्ट देखिए एक 2 नंबर का सवाल है। सवाल आप देख लीजिए, सवाल आपके सामने है। सवाल में फिनॉल दिया गया है और 2 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप दिए गए हैं उसके आर्थो पे। एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर है और एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हमारा यहाँ पे है। आप के पास दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक फिनॉल है आपके पास, फिनॉल है। और पहले इसमें जो रिएजेंट अप्लाई किया गया है, जो इसके साथ देखिए हिंदी में लिखा हुआ है मुख्य उत्पाद, बट ये हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स पेपर है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है क्या, वो है क्या कि आपके पास K3FeCN6 लिया गया है। इसमें K3FeCN6 लिया गया है और उसके बाद O2 लिया गया है। ठीक, K3FeCN6 और O2 लिया गया है इसके साथ। वो कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। K3FeCN6 अपने सामने आ जाता हूं आपके। K3FeCN6 जो है वो क्या करेगा मेरे बच्चों, वो करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग रीजन की तरफ भी है। तो अच्छा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या पता होना चाहिए कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ऑक्सोन है, फर्मीज साल्ट है। ठीक है, ऐसे कुछ रिएजेंट्स हैं, DDQ है, ऐसे कुछ रिएजेंट्स हैं जो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं और वो स्पेशल रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू जो है वहां ऑक्सीडेशन करते हैं। स्पेशली किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? एरोमेटिक रिंग्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। एरोमेटिक रिंग्स पे अगर मान लीजिए फिनॉल है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर मान लीजिए एरोमेटिक रिंग पे जो है वो ईथर है तो उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो बहुत स्पेशल तरीके का रिएजेंट है। हमारे पास ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है, O2 है। अब पहले तो इसमें ऑप्शंस चेक करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारा जो सवाल होगा उसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट बनेगा जिसमें जो है हमारा फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और बेंजीन रिंग जो है वहां पे टूट रही होगी। तो हम ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं। पहले मैं ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको सवाल दिखा दिया। K3FeCN6 था O2 के साथ, और यहाँ पर K3FeCN6 के साथ साथ फर्मीज साल्ट का भी रोल लिख लीजिए, FERMY'(S), फर्मीज साल्ट। DDQ, ठीक है, ऑक्सोन, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऐसे कुछ रिएजेंट्स का नाम लिख लीजिए। ठीक, अब इनके ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन यहाँ दिख ही रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल है आपका। इसमें 3 ऑप्शन तो दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन के अलावा नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा छोटा कर दूं तो शायद दिखे। अभी 3 ही ऑप्शन है, बिल्कुल चौथा भी दिखा दूंगा आपको। तो इसमें K3FeCN6 के साथ देखिए क्या है, उसके बाद O2 है। देखिए आप ध्यान से देखिए, तो पहले वाले में एरोमेटिसिटी को लूज नहीं किया गया है, दूसरे वाले में भी एरोमेटिसिटी को लूज नहीं किया गया। थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करूं इसको हल्का सा, आपको सवाल तो दिखा दिया था मैंने, अब मैं जिसको जस्ट ऊपर करता हूं ताकि चारों ऑप्शंस दिखने लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, आपको चारों ऑप्शंस विजिबल हो रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कमाल की बात क्या है जो आपको दिमाग में बैठानी है मेरे बच्चों, कि आपको ये समझना है कि कहीं पर भी अगर K3FeCN6 आ जाए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आ जाए, आपके पास जो है ऑक्सोन आ जाए, आपके पास जो है वो फर्मीज साल्ट आ जाए, आपके पास DDQ आ जाए, आपके पास सिरिक अमोनियम नाइट्रेट आ जाए, लिख लीजिएगा सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, ऐसा कोई भी रिएजेंट आ जाए, तो आपको करना क्या है वहां मेरे बच्चों, वहां पर आपको एरोमेटिक रिंग को ऑक्सीडाइज करते हुए, बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज करते हुए, उसको डी एरोमेटाइज करते हुए, उसकी एरोमेटिसिटी को लूज करते हुए ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन के लिए O2 दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि आपको वो ऑप्शन सही होगा जिसमें एरोमेटिक रिंग ऑक्सीडाइज हो रही है। अब देखिए एरोमेटिक रिंग ऑक्सीडाइज हो रही है, वो भी डी एरोमेटाइज हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या हो रही है, डी एरोमेटाइज हो रही है। देखिए यहाँ पर भी एरोमेटाइज नहीं हो रही, डी एरोमेटाइज नहीं हो रही है, तो ये भी कट गया। यहाँ पर भी देखिए डी एरोमेटाइज नहीं हो रही है, ये भी कट गया। यहाँ पर भी डी एरोमेटाइज नहीं हो रही है, ये भी कट गया। एक आ गया सही सीधा।
अब आप कहोगे सर इसकी मैकेनिज्म क्या है? 2 नंबर के लिए मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। 2 नंबर का सवाल है, सीधा सीधा आपको दिमाग में लगाना है। यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, पहला वाला ऐसा जिसमें ये डी एरोमेटाइज हो रहा है और साथ साथ ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब सुनिए इसका काम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का काम सुनिए। इसको मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का काम सुनिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है, या पोटेशियम फेरिसाइनाइड, या फिर सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, या फिर डीडीक्यू, या फिर फर्मी साल्ट, या फिर ऑक्सोन, ऐसे रिएजेंट्स का काम क्या है? ऐसे रिएजेंट्स का काम है कि अगर कहीं भी एरोमेटिक रिंग है और उस पे OH है यानी फिनॉल है या फिनोलिक ईथर है, तो उसको ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है और क्विनोन में चेंज कर देता है। यानी किसमें चेंज कर देता है? क्विनोन में। हमारे पास ये था बेंजीन रिंग, OH है और इसको किसमें चेंज कर रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैश आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिए। इसको इस पर ऐसा कोई भी रिएजेंट लगाया जो मैंने आपको बताया, ऐसा कोई भी रिएजेंट अगर उसके ऊपर लगाया तो क्या होगा? उसके साथ जो है हमारा क्या बनेगा? उसके साथ जो भी मैंने आपको रिएजेंट्स के अभी नाम लिए, ऐसा कोई भी रिएजेंट लगाएंगे तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ये क्विनोन बन जाएगा। यानी बेंजीन रिंग के एरोमेटिसिटी को लूज करते हुए वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं था, बाकी नीचे के 3 ऑप्शंस गलत थे, ऊपर में ही एक है था जिसमें आपकी एरोमेटिसिटी जो है वो लूज हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा पहला वाला होगा जो मैंने आपको दिखाया। ठीक। और आप सोच रहे होंगे कि वहां पर एक रिंग से 2 रिंग कैसे आ गई? तो वो फ्री रेडिकल कपलिंग से आई है। कहां से आई है? फ्री रेडिकल कपलिंग से आई है। तो खास तरीके का रिएजेंट था और उसका ये काम था। तो ये सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम अगला सवाल लेते हैं। समझ में आ गया ना आपको? अब मुझे कंफर्म कर दीजिए, लिख करके कंफर्म कर दीजिए यू विल गॉट इट और नॉट, बिकॉज दिस इज वेरी इजी। बस आपको सारे रीजेंट्स के रोल पता होने चाहिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, परमी साल्ट, ऑक्सोन, डीडीक्यू, इन सब रीजेंट्स का काम मैंने आपको बताया। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, परमी साल्ट, डीडीक्यू एंड जो मैंने अभी आपको नाम लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल लेते हैं। पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं। जून 2018 का पेपर है। जून 2018 का पेपर है और हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। चलिए आगे सब पढ़ते हैं सवाल में। अब अगला सवाल जो है हमारा वो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखिएगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, आप देख लीजिएगा। ये रहा हमारा सवाल। थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देता हूं, वैसे तो दिख रहा होगा आपको। ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा हेजी है हल्का सा, बट कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, इस बात का तो मतलब समझिए। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपको किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसी कार्बन पे कराना है और वो कार्बन जो है वो sp2 होना चाहिए, कार्बोनाइल कार्बन वाला होना चाहिए, जिसपे लीविंग ग्रुप हो। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके कोई डेरिवेटिव वाला आप कोई मतलब अगर सबस्ट्रेट ले लीजिए तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे कि वो क्या है? हमारा न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन देगा। तो हमको कहने का मतलब यानी कि हमारे पास कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल पे कोई लीविंग ग्रुप है, कार्बोनाइल पे हमारे पास कोई लीविंग ग्रुप है और हम उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उस पर न्यूक्लियोफाइल अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर जब इसका अटैक कराएंगे तो हम देखेंगे इस कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। हम क्या देखेंगे? इस कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट होगा। यानी कि बहुत आसान सवाल है, मैकेनिज्म का सवाल है, रिएक्शन मैकेनिज्म का सवाल है, छोटा सा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, हमेशा ऑप्शंस के साथ किया करिए, कभी भी बिना ऑप्शंस के करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शंस हो सकता है आपको आंसर तुरंत दे दें और आपका दिमाग आपको आंसर थोड़ा बाद में देगा, लेकिन ऑप्शन आपको तुरंत आंसर दे देगा। तो कैसे आपको करना है इसको देखिए। अगर कोई दिक्कत हो यू कैन जस्ट आस्क मी, यू कैन जस्ट राइट एंड मैं आपका देख लूंगा, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर। ठीक है, आप अपना आवाज रिकॉर्ड करके भी भेज दीजिए, वैसे आवाज सुनने का समय तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या है फिर भी मैं आपको आंसर दे देगा। देखिए आंसर देखिए, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है साइल क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है साइल क्लोराइड, CuCl, यू जस्ट नो दैट। और उसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे कार्बोनाइल कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर Cl के साथ बढ़ रहा होता है।
क्यों? क्योंकि एक तो 2p 3p बॉन्डिंग है, तो जो लोन पेयर जो है क्लोरीन का वो अच्छे से वो डिलोकलाइज भी नहीं कर पा रहा है, कार्बोनिल कार्बन के साथ रेजोनेंस के थ्रू दे भी नहीं पा रहा है, और साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो COCl का तो सबसे ज्यादा होगा। अब ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए, थोड़ा देखिए। आप सभी बच्चे जो दूर बैठे हैं मेरे बात को सुनिए ध्यान से। इसमें करना क्या है, हमें हमें सबसे ज्यादा देखना है कि किसका सबसे, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला वाला कट गया क्योंकि यहाँ अमाइड सबसे बाद में है और एसाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा होता है, तो पहला भी कट गया हमारा, पहला कट गया हमारा, पहला कट गया। अब देखिए हमारा दूसरे वाले में एस्टाइल क्लोराइड सबसे बाद में है, और तीसरे ऑप्शन में भी मिथाइल एस्टेट बाद में आ गया सबसे, यानी सबसे ज्यादा मिथाइल एस्टेट का दिखा रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड भी कट गया हमारा। अब बचा हमारा दूसरा और चौथा। तो आप ऐसे ऑप्शंस को रिजेक्ट कर लिया करिए पहले, अपना दिमाग लगाने से पहले सबसे ज्यादा वाला देख लो, सबसे कम वाला देख लो। आपको क्या पता है, जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा उसमें सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, और जिसमें सबसे कम रेजोनेंस होगा, सबसे ज्यादा खींचने वाला ग्रुप लगा होगा, उसमें सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या है, एस्टाइल क्लोराइड का। तो देखो हमारा आ गया दूसरा और चौथा ऑप्शन। अब सबसे कम किसका है, सबसे कम है अमाइड का। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है आसानी से डिलोकलाइज कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कम है, तो आसानी से देगा। इसका मतलब क्या है, उसका सबसे कम है। तो सबसे कम वाला देखिए यहाँ दिखाया है, और सबसे ज्यादा वाला यहाँ दिखाया है। इसका मतलब कि दूसरा वाला हमारा सही है, चौथा वाला हमारा जो है वो कट गया, क्योंकि चौथे वाले में मिथाइल एस्टेट का सबसे कम दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग ना लगा करके आप सिंपल दिमाग लगाइए। जब भी कभी आपको ऐसे ऑर्डर वाले सवाल आए, सबसे ज्यादा वाला देखिए, सबसे कम वाला देखिए, और उसके बाद उसको लिंक कर दीजिए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूं। आप ये कंफर्म कर दीजिए कि आपको समझ में आ गया सवाल, फिर मैं आगे बढ़ूं। 37 नंबर सवाल लूं, जून 2018 पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए, यू विल गॉट इट और नॉट। आपको पता चल गया कि नहीं? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था। अबे 37 नंबर वाला सवाल देखिए, प्यारा सवाल है, देखते उड़ा दूंगा इसको। देखते ही उड़ाने वाली जो टेंडेंसी है, तो थोड़ा सावधानी भी बरतनी पड़ती है। देखते कि उड़ ना जाए आप, उड़ाने वाली बात होनी चाहिए, उड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। बड़ा प्यारा रिएजेंट है, लिथियम लिक्विड अमोनिया है। देखिए लिथियम लिक्विड अमोनिया है मिथेनॉल के साथ, और हमारे पास दो यहाँ पर रिंग है, एक बेंजीन की रिंग है और एक हमारे पास पायरोल की रिंग है, और दोनों रिंग में हमें बर्च रिएजेंट लगाया गया है, यानी हमें बर्च रिडक्शन कराना है। और बर्च रिडक्शन जो है हमारा, वो उसके लिए रिएजेंट दिया है, और रिएजेंट हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, हमारे पास है लिथियम लिक्विड अमोनिया। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस बात को समझें कि यहाँ पर हमारे पास दो रिंग है, एक रिंग तो हमारे पास बेंजीन वाली है, और एक रिंग हमारे पास पायरोल वाली है, और हमारे पास लिक्विड अमोनिया है। तो आप खुद बताइए कि अगर हमारे पास बर्च रिएजेंट है, तो बर्च रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, और इलेक्ट्रॉनिकली रिच किस पे अटैक करेगा, जो डेफिशिएंट होगा। डेफिशिएंट कौन है पायरोल और बेंजीन में से, बेंजीन एज ऑब्वियस है, क्योंकि बेंजीन पर क्या है 6/6 है, यानी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है उसकी 1 है। जबकि पायरोल की रिंग में जो है वो 1.2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर एटम। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में 6 एटम है, 5 एटम है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर डिलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब वहां पर 1.2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। वैसे भी आपको पता है कि पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, ये 5 मेंबर वाली हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो होती है वो हाईली इलेक्ट्रॉनिकली रिच होती है। तो इसका मतलब वहां पर जी, यहाँ पर वो ऑप्शन सही होगा जिसमें बेंजीन रिंग का बर्च रिडक्शन किया गया है। अब थोड़ा देख लीजिए बर्च रिडक्शन कहाँ किया गया बेंजीन रिंग का। तो भाई ये तो कट गया, ये तो कट गया, क्योंकि यहाँ पर पायरोल को भी रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पर बेंजीन रिंग को किया गया है, लेकिन बेंजीन रिंग के बाद हमको पता है कि बर्च रिडक्शन में जब हम बेंजीन रिंग का बर्च रिडक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। तो 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन तो इसमें नहीं बना है, तो ये भी कट गया। इसमें तो बेंजीन रिंग का रिडक्शन ही नहीं हुआ, ये भी कट गया। आंसर आ गया, देखो कितना प्यारा सवाल है। आप जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जब भी कभी आपको कोई सवाल मिले, इसको थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए ऑफ कर देता हूँ, 1 मिनट आपको एक बात बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। आपको जब भी कोई सवाल मिले और आप उस सवाल को सॉल्व कर रहे हो, और आपके पास रिएजेंट हो और आपको रिएजेंट की जानकारी हो, तो जो रिएजेंट की जानकारी है उसको मैकेनिज्म के साथ, थोड़ा अप्रोच के साथ लिंक करिए उसके साथ, और ऑप्शंस के साथ कोरिलेट करते रहिए। अगर ऑप्शंस के साथ वो आप कोरिलेट करते रहेंगे तो आपको आंसर आना ही आना है, और हो सकता है सवाल का आंसर चुटकियों में मिल जाए आपको। नोट करने के लिए टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, दोनों नोट कर लेना, पहले समझो तो, अपनी कोई अगर क्वेरी है तो पूछो, ठीक है।
नोट करने का समय तो मैं आपको दे ही दूंगा, उसमें नोट करने का समय का आप टेंशन मत लीजिए। आप वीडियो आपको ये रिकॉर्डेड मिलेगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए उस बात को समझने के लिए जिसके लिए मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हूं यहाँ पे। ठीक मेरे बच्चों, चले 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 चले, ये सवाल बढ़िया समझ में आ गया आपको? हाँ, मैं कुछ बता रहा था आपको, मैं बता रहा था कि सवाल में ऑप्शंस को जरूर देखना है। आप जब कभी भी पेपर में जाइएगा, आपको पढ़ा हुआ है रिएजेंट, ऑप्शंस जरूर देखिएगा। आपके पास सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपने पढ़ा होगा, पढ़ भी रहे होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, उनके कंटेंट को फील कर रहे हैं आप, और आपने अच्छे से पढ़ा है उसको, तो प्रॉब्लम में क्यों दिक्कत आती है? क्यों? क्योंकि वहां पर आप डरते हैं कि कहीं मेरा गलत ना हो जाए। तो पूरी मैकेनिज्म करनी नहीं है आपको, जस्ट फटाफट क्या करना है आपको, आंसर निकालना है। ठीक है, ठीक है, सवाल बहुत ज्यादा है ना मेरे बच्चे? अब वो हमारे सवाल बहुत ज्यादा है अभिनव, तो इसलिए हमको सवाल जो है वो थोड़े से स्पीडी करने पड़ेंगे हल्के से। चलिए 38 नंबर वाले सवाल पे आ जाते हैं। 38 नंबर वाले सवाल पे आ जाते हैं। चारों आ रहा है? परफेक्ट, चारों ऑप्शन आ रहे हैं, रिएजेंट भी दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास एक बेंच। देखिए आपको जब कभी भी सवाल मिले ना, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं वहां पे, सबसे पहले फंक्शनलिटी देखा करिए, दिया क्या है आखिर, आखिर गिवन क्या है आपको, और फिर उसके बाद आपको रिएजेंट क्या दिया। तो सबस्ट्रेट में फंक्शनलिटी को पहले पहचानिए, फिर रिएजेंट के साथ कोरिलेट कीजिए। ये तरीका सही है, ये तरीका सही है। ओके, अब हमारे पास देखिए दिया क्या है। दिया है हमारे पास, ये बेंजीन है, ऑक्सीजन है, और डबल बॉन्ड है। और कैसा डबल बॉन्ड है आपके पास, किस तरीके का डबल बॉन्ड है आपके पास? एलाइलिक डबल बॉन्ड है। और एलाइलिक डबल बॉन्ड के साथ जो एलाइलिक कार्बन है उस पर ऑक्सीजन है, उस पर क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। अब आप इसको नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट कर रहे हैं। अब नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है? एज ऑब्वियस से बेस होता है, प्रोटॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन एक बात आप यहां पर लिखिए, नोट कर लीजिए इस बात को, मैं लिखा देता हूं आपको, प्लीज नोट कर लीजिए। जब कहीं पर भी, जब कहीं पर भी कोई हेटेरो एटम हो, जैसे नाइट्रोजन, इसको नोट कर लीजिए, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे सल्फर, जैसे सेलेनियम, ये कहां प्रेजेंट होना चाहिए बेटा? एट एलाइलिक कार्बन। ये कहां प्रेजेंट होना चाहिए? एट एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए। और एलाइलिक कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर ड्यूटेरियम होना चाहिए, या फिर उसका आइसोटोप ट्रिटियम होना चाहिए। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है, और एलाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन ये ट्राइटियम है, और वहां पर आपको कभी भी क्या दिया गया है, वहां पे कभी भी आपको क्या दिया गया है, अगर आपको नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम दिया गया है, यानी कि ऑर्गेनोलिथियम दिया है, अगर आपको वहां पे, अगर आपको ऑर्गेनोलिथियम दिया है, हमेशा वहां पे एक रिएक्शन होता है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक रिएक्शन होता है वहां पे, वो होता है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। क्या होता है मेरे बच्चों? 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक होता है। और 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक हमको पता है क्या है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। अब आप कहेंगे सर पेरीसाइक्लिक में तो हीट की जरूरत पड़ती है। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक में कोई हीट की जरूरत नहीं पड़ती। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करता है, उसको हीट की कोई जरूरत नहीं। लो टेम्परेचर पे भी वो हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, और अगर मान लीजिए रिफ्लक्स कंडीशन में आप रिएजेंट ले रहे हैं तो वहां पर भी हो सकता है। अब देखो, सुनो मेरी बात को, अब तुम्हारे पास देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन पे ऑक्सीजन है, और इसी कार्बन पे हाइड्रोजन भी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो रहा है नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ। अब तुम्हें यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड भी दिया गया है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, हर रिएजेंट के यूज को समझने की कोशिश करते हैं। अमोनियम क्लोराइड के यूज को पहले बाद में समझना, पहले यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। अब यहाँ पर पहले क्या करो, लिथियम लगा लो। मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ बेटा, मैंने आपको एक थोड़ी कंडीशन बता दी, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन था, मैंने नाइट्रोजन, सल्फर और सेलेनियम जोड़ के भी आपको बता दिया। मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर आपका आंसर आएगा। पहले क्या किया, इसको हमने नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ रेट किया, तो ऑक्सीजन के बगल में जो हाइड्रोजन था वहां पे क्या लग गया, मैं थोड़ा सवाल नोट कर लूं फिर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर ऑक्सीजन था एलाइलिक कार्बन पे, एलाइलिक कार्बन था, इस पे हाइड्रोजन लगा लीजिए, और फिर इसी पे हमारा एलाइलिक कार्बन। इस हाइड्रोजन को पहले क्या करिए, जब आप नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करेंगे इसको, तो ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन था इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? इसके दो कारण हैं। इस ऑक्सीजन के कार्बन पे लिथियम इसलिए आ रहा है, दो कारण है इसके। एक तो इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन के -I इफेक्ट की वजह से एसिडिक है। दूसरी बात,
जब आप इस पे लिथियम लगा दोगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अपने साथ इसको क्या करेगा, चीलेशन से स्टेबलाइज करेगा। किससे स्टेबलाइज करेगा, चीलेशन से स्टेबलाइज करेगा। यानी किसी भी हेटेरो एटम के अल्फा पर अगर हाइड्रोजन हो तो वो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ लिथियम प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन देता है, और यहाँ पर लिथियम प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन की वजह से ही यहाँ पर क्या लग गया, लिथियम लग गया। तो दो कारण है, एक तो भाई यहाँ पर एक्सचेंज रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के माइनस से स्टेबलाइज हो रहा है, प्लस जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है इसको चिलेशन भी दे रहा है। अब सुनिए मेरे बात, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऐसे देखिए लिथियम यहाँ लगा दिया, और एक जो हाइड्रोजन है बेटा वो यहाँ पर भी लग सकता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ पर भी जो है वो लिथियम लग सकता है क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। अब आपको अगर यहाँ पे अगर आप लिथियम लगाएंगे ना तो यहाँ पर 1 2 3 की सिचुएशन बन नहीं पाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर लिथियम लगाएंगे तो 1 2 3 की सिचुएशन बन जाएगी। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से हो गया ये 1 2, यहाँ से हो गया 1 2 3। तो आपको ऐसी जगह देखिए भाई, हाइड्रोजन यहाँ का भी एसिडिक है, यहाँ का भी हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि ये एलाइलिक है, और ये वाला क्या है, बेंजाइलिक है। तो आपने वहां पर लिथियम लगाया जहां पर लिथियम लगाने के बाद 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बने। इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक की यही कंडीशन होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, देखते ही पहचानना है आपको। कर दो बेटा, 3 को यहां लाओ, ठीक, इसको यहां ले जाओ, ठीक, और भाई एक एक बांड को तोड़ना है ना मुझे, हाँ इसको यहां ले आए हम, और फिर हमने एक एक के बांड को यहां से तोड़ दिया, ठीक, ओके। 2 3 कंडीशन है। आप एरोस को एक बार देख लीजिए, शायद यहाँ पे एरोस का मूवमेंट थोड़ा सा सही नहीं है, ऐसे करना है। ये 2 वाला हमने बॉन्ड तोड़ा है, ये वाला तोड़ के हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ, ये वाला यहाँ ले जाएंगे, और ये वाला यहाँ हो जाएगा, ऐसे OH में चेंज हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा बना के देखिए। इसका प्रोडक्ट हमने बनाया, इसका देखिए हमने क्या किया, बेंजीन लिख ली पूरी, बेंजीन तो वैसे ही, बेंजीन में कुछ हो ही नहीं रहा है। इस कार्बन से 2 वाले कार्बन से 3 वाले कार्बन को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 वाले कार्बन से 3 वाले कार्बन को जोड़ दो, 3 वाले कार्बन को जोड़ दो, नंबरिंग यहाँ लिख लो, 2 से हमने 3 को जोड़ दिया। उसके बाद जो है ये जो यहाँ पर 2 वाला नंबर वाला कार्बन था ये O- में चेंज हो गया, तो 2 वाले पे O- कर दो, ऐसे O- लगा दो, लिथियम प्लस लगा दो साथ साथ। उसके बाद देखो क्या है, हमारा जो है ये एक एक का बॉन्ड टूट गया है ऑक्सीजन से, अब वो कहाँ पे चला गया है, अब ये इसके साथ है, जो 3 है इसके साथ 1 2 जो है इसको बनाना है हमें, तो 3 के साथ 1 2 बना लो। तो 3 के साथ क्या था, 2, 2 के बाद था हमारा 1 1, और इस पे हमारा एक नंबर वाले पे, 3 नंबर वाले पे 2 मिथाइल था हमारा, तो 2 मिथाइल लगा हुआ है, 3 नंबर वाले पे 2 मिथाइल लगा हुआ। अब डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, देखो 1 2 के बीच में, तो डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में लगा दो। अब जो आपको यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड दिया है ना, वो अमोनियम क्लोराइड क्या है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन के लिए दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए दिया गया है। तो अमोनियम क्लोराइड कभी भी लिखा हो तो आप नोट कर लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड हमेशा न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने के लिए या किसी को जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड से इसका OH हो गया, इसका OH हो गया, इसको OH कर दीजिए, OH हो गया, सही से दिख रहा है ना, शायद मेरे हिसाब से चला गया, हाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है, यहाँ तक सही दिख रहा है, ठीक, 2 मिथाइल आ गया यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड। तो हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, देखो इसमें आंसर देखो हमारा ये वाला बन रहा है, देखो ये वाला आंसर बन रहा है, ये वाला आंसर बना है, देखो OH है, इसके बगल में कार्बन 2 मिथाइल है, और फिर ये वाला ग्रुप है। तो द सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। बट मेन बात यहाँ पर ये नहीं कि तुमने सोल्यूशन करके इसका आंसर निकाला, मेन बात अब तुम्हारा ये है कि तुम्हें करना क्या है बच्चों, तुम्हें जो है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार ऑफ कर देता हूँ ताकि आप इसको बढ़िया से नोट कर सकें। तुम्हें इंपॉर्टेंट तरीके से याद क्या रखना है यहाँ पे, तुम्हें इंपॉर्टेंट तरीके से याद यहाँ पे ये रखना है कि अगर किसी भी एलाइलिक कार्बन पे हेट्रो एटम है और उस हेट्रो एटम के पास जो कार्बन जुड़े हैं उनके पास हाइड्रोजन मौजूद है, मतलब जिन कार्बन पे हेट्रो एटम जुड़े हुए हैं उनके पास हाइड्रोजन मौजूद है, मतलब कि उसके इप्सो पर, ऑक्सीजन के इप्सो पर जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन मौजूद है। अगर हेट्रो एटम में नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम भी हो सकता है, तो वहां पर नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ या ऑर्गेनोलिथियम मतलब कि RLI रीजेंट के साथ आपको क्या करना है, ऑर्गेनोलिथियम रीजेंट के साथ क्या करना है, 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक कराना है। हमेशा इस बात को नोट कर लो, लिख लो कहीं पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल में आ सकता है, पेपर में पूछ सकता है, किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है, 4 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। क्लियर, गॉट इट, आगे बढ़े, अगला सवाल लें। तो यहां पर अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो।
पूछ सकते हैं अपने डाउट, आप भेजते रहिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है भेजते रहिए, मैं आपका देखता रहूंगा ग्रुप पे, कोई समस्या नहीं है। ठीक, परफेक्ट, मैंने आपका ये सोल्यूशन कर दिया, बढ़िया से दिखा दिया। मैंने यहाँ पर भी देखिए लिथियम लगाया था, यहाँ पर भी लिथियम लगाया था, लेकिन यहाँ से 2,3 सिमेट्रोपी की कंडीशन नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसा किया। गॉट इट बेटा? चलिए अब आगे सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा बिल्कुल 39 नंबर है, और 39 नंबर का हम ले लेते हैं सवाल। बिल्कुल ले लिया हमने सवाल, ये सवाल देख लीजिए पहले आप। सवाल को चुटकियों में हमको उड़ाना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, वास्तविक तौर पे आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपने सही तौर पे मुझसे पढ़ा है और सही तौर पे मुझे फॉलो किया है मेरे बच्चों, तो सही बात क्या है? सही बात ये है बेटा कि आपको सवाल देखते ही उड़ाना आना चाहिए, और वो नहीं आता इसका मतलब सही तरह से आपने मुझे फॉलो नहीं किया है। ओके, ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, देखते हैं। MnO2 लगा है, क्या लगा है भाई? मैग्नीज डाइऑक्साइड। हमारे पास दो ऐसे रिएजेंट होते हैं जो एलाइलिक अल्कोहल या बेंजालिक अल्कोहल के लिए अपनी प्रेफरेंस रखते हैं। एक होता है हमारा फेटिजेंस रिएजेंट, सिल्वर कार्बोनेट के साथ सिलाइट रेजिन, और एक होता है MnO2। MnO2 भी ले सकते हैं, मैग्नीज का कोई भी साल्ट ले सकते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लो, मैग्नीज डाइएसिटेट ले लो, मैग्नीज ट्राइएसिटेट ले लो, मैग्नीज सल्फेट ले लो, मैग्नीज का कोई भी रिएजेंट ले लो। तो मैग्नीज क्या करेगा? अपनी प्रेफरेंस रखेगा एलाइलिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए, किसको नहीं ऑक्सीडाइज करेगा? अब देखो थोड़ा सा ऑप्शंस क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जहां पे डबल बॉन्ड के बगल में, जहां पे डबल बॉन्ड के बगल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहां पर तुमको जो है वो डबल बॉन्ड के बगल में ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है? ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा सा भी करेंगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, इसमें करके देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीडेशन कर दिया, एल्डिहाइड बन गया, और तुम्हारे पास ये CH2 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 और OH, ये तुम्हारे पास एक अल्कोहल का था, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। अब देखो हर जगह रिंग बन रही है। तुम इतना समझो, तुमने फेटिजेंस रीजन पढ़ा होगा, फेटिजेंस रीजन में भी ऐसा ही होता है कि अगर तुम्हारा एक अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा अल्कोहल बचा, तो वहां पे रिंग बन सकती है। क्यों रिंग बन सकती है? क्योंकि यहाँ पे एक अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है, जो बना सकता है साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक हेमी एसिटल, सॉरी। तो यानी देखो एक बात समझो, यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करेगा। दोबारा क्या करेगा इसको? दोबारा ऑक्सीडाइज क्या करेगा, मतलब हेमीस्टर बनाएगा, हेमीस्टर बनाएगा, हेमीस्टर बनाएगा इस तरह से। ये देखो OH हेमीस्टर बन गया, कट रहा है शायद यहाँ पे, थोड़ा सा कट रहा है, कट रहा है, इसको तो लिख लेते हैं डबल बॉन्ड, ये हमारा हेमीस्टर बन गया, देखिए। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से अल्कोहल में चेंज हो गया ये सिचुएशन बिल्कुल फेटिजेंस रीजन की जैसे ही है, बिल्कुल सिचुएशन कैसी है? फेटिजेंस रीजन की जैसे, सिल्वर कार्बोनेट के साथ सिलाइट रेजिन। तो यानी कि मतलब क्या है कि ये फिर से एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर से डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वो ऑप्शन सही, इसमें डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है उसके बगल में कीटोन आ रहा है, मतलब कीटोन का मतलब डबल बॉन्ड ओ आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? ऐसा ऑप्शन ये है, थर्ड। ऐसा ऑप्शन है थर्ड, थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि ये फिर से बन गया ना एलाइलिक अल्कोहल, तो एलाइलिक अल्कोहल का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा MnO2 के साथ। तो ये बिल्कुल फेटिजेंस रीजेंट जैसा है। आपने अगर फेटिजेंस रीजेंट पढ़ा है तो फेटिजेंस रीजेंट जैसा है। फेटिजेंस रीजेंट क्या करता है, 1,4 डाइऑल ले लो, 1,5 डाइऑल ले लो, 1,6 डाइऑल ले लो, उसको क्या करता है, लैक्टोन में चेंज करता है, साइक्लिक एस्टर में चेंज करता है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस एलाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा कीमोसेलेक्टिव तरीके से, एंड देन फिर इस OH का साइक्लाइजेशन होकर के हेमिशल बन जाएगा, एंड देन उसके बाद फर्दर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा लैक्टोन। इसका फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन करा देना, तुम्हारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड के बगल में C डबल बॉन्ड हुआ है, तो द आंसर विल बी थर्ड। गॉट इट? द आंसर विल बी थर्ड। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक, प्यारा सवाल है, आसान सवाल है। कोई दिक्कत होगा आप मुझे रिस्पॉन्ड भी करते रहिए, मैं ये समझता रहूं कि आपको जो है वो समझ में भी आ रहा है बढ़िया से, है ना? कोई दिक्कत होगी पूछ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 वाला सवाल लेते हैं, 40 नंबर वाला सवाल, बढ़िया सवाल है। इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपार्जिलिक अल्कोहल है, और हमारे पास ये कंपाउंड है। अक्सर लोग क्या करते थे, जब हम पहले पढ़ाते थे तो क्या होता था कि सवाल ऐसे आया करते थे कि बस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखो आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा बदल गया मामला। अब बदल क्या गया मामला, जैसे प्रोपार्जिलिक अल्कोहल है तो उससे हमेशा ई एल्कीन बनती है, लेकिन ई एल्कीन तभी बनती है जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ
जो है वो कोई एडिटिव नहीं डालते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आपने कोई एडिटिव डाल दिया, जैसे I2 डाल दिया, तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। फिर आपको उसकी मैकेनिज्म करनी आनी चाहिए, और मैकेनिज्म के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप किसी प्रोपार्जिलिक अल्कोहल के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाते हैं, तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना H देता है, तो वो कहाँ देता है? तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर अगर अपना H देते हैं भाई, इस कार्बन पे भी दे सकते हैं ऐसे, तो अगर आप इस कार्बन पे देते हैं ऐसे, देखिए क्या बनेगा सिचुएशन, एक माइनस चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड ऐसा हो गया, और यहाँ पर H जुड़ गया ऐसे, और ये CH2OH यहाँ पर तो है ही है। अब इस माइनस चार्ज के साथ लिथियम लगा दीजिए, भाई माइनस चार्ज है ना, तो जब एल्युमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने अपना प्रोटॉन दे दिया, तो ये बन गया LaLH3 बन गया वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। फिर इसके साथ जोड़ दीजिए इसको, जोड़ेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखिए ऐसे बनेगी सिचुएशन, ऐसे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, पहले डबल बॉन्ड लगा देते हैं, डबल बॉन्ड के साथ इस ग्रुप को यहाँ रख दीजिए ऐसे, H को यहाँ रख दीजिए ऐसे, और इस OH को यहाँ रख दीजिए ऐसे, और यहाँ पे क्या आ गया एल्युमिनियम हाइड्राइड का AlH3 माइनस आ गया, इसके साथ लिथियम लगा हुआ है। देखिए चिलेशन पॉसिबल है यहाँ से, चिलेशन पॉसिबल है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जो मैकेनिज्म है, जो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, वो इसी चिलेशन की वजह से रखता है कि भाई हाइड्राइड को ऐसे दो कि तुम्हारे पास हाइड्राइड देने के बाद जो लिथियम के साथ दोबारा तो उसका लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बने, उसमें लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ चिलेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो सके। तो आपको मैकेनिज्म बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं इसी पे बाद में क्या रख दूं, H लगा दूं, अगर मैं मान लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ I2 ना लूं और यहाँ H लगा दूं, तो यहीं से बन जाता है E एल्कीन। और ये बात हर सबके साथ लागू होती है, तुम OH भी ले सकते हो, तुम यहाँ पर ईथर भी ले सकते हो, तुम यहाँ पर एमीन भी ले सकते हो, मतलब कि एलाइलिक ईथर भी ले सकते हो, एलाइलिक अल्कोहल भी ले सकते हो, एलाइलिक कह रहा हूँ प्रोपार्जिलिक अल्कोहल भी ले सकते हो, प्रोपार्जिलिक ईथर भी ले सकते हो, प्रोपार्जिलिक एमीन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन गया मेरे बच्चों, तुम्हारे पास यहाँ पर बस इतना अंतर है कि इसी एल्युमिनियम की जगह पर तुम्हें I2 लाना है, इसी एल्युमिनियम की जगह पर तुम्हें क्या लाना है, अब I2 लाना है। तो इसके साथ तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसके साथ, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, तुम्हारा आंसर इसके साथ I लगा दो, I लग जाएगा इसमें। अब तुम इसकी नंबरिंग करो थोड़ा सा, देखो ये कौन सा एल्कीन है, 1 2 और 1 और 2, देखो ये जेड एल्कीन है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो होता है जेड ई एल्कीन ही बनता हो, जेड एल्कीन भी बन सकता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। और ये सवाल कैरुथर का सवाल है, बढ़िया सवाल है, आपको पता होना चाहिए इसकी मैकेनिज्म। मतलब अब CSIR इस बात पे भी फोकस करता है कि आपको कुछ मैकेनिज्म की जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं सही तरीके से। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। गॉट इट, समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए भाई, कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। बट मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अगर आपने इसको पढ़ा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रिपल बॉन्ड के रिडक्शन को, तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा, बस इतना समझिए कि चिलेशन मैकेनिज्म यहाँ पर लग रही है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे पढ़े हैं, आपने मुझे फॉलो किया है, तो आपने पूरा ढंग से पढ़ा होगा, चीजों को समझ के पढ़ा होगा, रखने की तो जरूरत है ही नहीं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 40 नंबर तक हो गया था ना। अब 41 नंबर वाला भाई तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब ये कार्बन 13 NMR है, तो ये थोड़ा ऑर्गेनिक के से हट के है, तो इसको अभी हम छोड़ते हैं सवाल में। अभी हम जो है सिंपल पहले उन सवालों को डिस्कशन करेंगे जिनमें कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो। ये तो बिल्कुल हार्डकोर जो है वो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पर ठीक है मैं इसको भी आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनके सवालों को अलग से उठाएंगे, सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के सवालों को अलग से उठाएंगे, थोड़ा आपको जिस पढ़ा दूंगा तो उसके बाद, तो इसलिए इसको अभी अलग से लेते हैं बाद में। हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखिए रखने वाला सवाल आ गया, वाह क्या बात है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ लीन हाइड्रोजन, देखो लीन हाइड्रोजन का रिएक्शन है, उसमें तो याद करने वाला है, ये लीन हाइड्रोजन वाला तो याद करने वाला है। लीन हाइड्रोजन मतलब प्रोटीन का टेस्ट है ये। अभी प्रोटीन का टेस्ट आपको याद कैसे होगा, उसके लिए करना क्या है आपको, उसके लिए क्या करना है कि कुछ खास खास चीजें याद करनी है। कुछ खास खास चीजें कौन सी याद की जाए, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आप यहाँ पर जाकर कुछ कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट है उनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तो उसमें होगा। तो यहाँ पे भी इसको छोड़िए, क्योंकि लीन हाइड्रोजन रिएक्शन आपको पता नहीं है, प्रोटीन का टेस्ट होता है, तो इसलिए भी इसको छोड़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं कि प्यारा सवाल है। इसमें कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस इन 80% इथेनॉल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सभी लोगों ने एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया होगा, आप सभी लोगों ने SN2 पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन सवाल देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, सब में ब्रोमीन है, और सब में कह रहा है कि 80% इथेनॉल लिया गया है।
तो आप खुद सोचिए, अगर 80% इथेनॉल के साथ सॉल्वोलाइसिस की गई है तो इसका मतलब ये है कि पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया गया है, और वो भी पोलर प्रोटिक लिया गया है। प्रोटिक का मतलब इथेनॉल, इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब वो क्या है बच्चों, प्रोटिक है। और अगर प्रोटिक है वो, तो इसका मतलब वो SN1 को फेवर करेगा। अब SN1 को फेवर करेगा या SN2 को फेवर करेगा, वो एक बात की बात है। 80% इथेनॉल है तो SN1 को ही फेवर करेगा, लेकिन ये सब कार्बन कौन सा है, ब्रिज हेड है। सारे कार्बन कैसे हैं, ब्रिज हेड। ये वाला कार्बन भी ब्रिज हेड है, ये वाला भी कार्बन ब्रिज हेड है, ये वाला भी कार्बन ब्रिज हेड है। लेकिन ये ट्राइसाइक्लिक है, ये ट्राइसाइक्लिक है, ट्राइसाइक्लिक कर रहा हूं। ये हमारा क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो 3 रिंग सिस्टम्स जो है, वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो उसमें 4 रिंग होती हैं। अगर नंबर ऑफ रिंग्स पूछा जाए तो कितने रिंग्स हैं, तो नंबर ऑफ रिंग्स तो इसमें 4 हैं, लेकिन वैसे ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इसमें क्या है, इस रिंग में साइज बड़ी होती है, मतलब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, मतलब आर्म्ड चेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि ब्रिज हेड का कंपैरिजन करो और बताओ कि कहां पर रेट सबसे ज्यादा होगा और कहां पर रेट सबसे कम होगा, तो आपको बताना है कि वहां पर एडमेंटेन टाइप का जो सिस्टम होता है, वहां पर SN1 हो चाहे SN2 हो, उसका रेट सबसे ज्यादा होता है अगर हम ब्रिज हेड को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा ये ब्रिज हेड वाला पोजीशन है, फ्यूज वाली ये जो पोजीशन है, ये वाली जो आपकी दिख रही है आपके यहाँ पर, ये ट्राइसाइक्लिक वाली, उसमें एडमेंटेन का जो रेट होगा सबसे ज्यादा होगा। और इन दोनों में आपको लगेगा ब्रेड्स रूल, क्योंकि यहाँ पर है आपका 2-2-2 सिस्टम और यहाँ पे है 2-2-1 सिस्टम। तो जहां पे 2-2-2 सिस्टम होगा वो साइज में बड़ा है। जितने नंबर ऑफ ब्रिज की साइजेस बड़ी होती हैं, आपने पता है, आपको ये बात पता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई हमारे पास जो है वो सिस्टम ऐसा है जो ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक है, तो उसमें ब्रिज की साइज जितनी बड़ी होगी, उतना ब्रिज हेड के कार्बन पर हिंड्रेंस जो है वो कम होता जाएगा, या उसका स्ट्रेन कम होता जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंटी ब्रेड्स रूल, या ब्रेड्स का अपोजिट। ब्रेड्स कहता है कि जहां पर जो है वो ब्रिज हेड कार्बन है, वहां पर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, वहां पर रेट जो होता है रिएक्शन का कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एंटी ब्रेड्स के हिसाब से चलना है। तो एंटी ब्रेड्स के हिसाब से चलेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा कि सबसे ज्यादा तो सी का होगा, सबसे ज्यादा सी का होगा, उसके बाद ए का होगा, फिर बी का होगा। तो CAB हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। तो आप इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए, साइड में नोट कर लीजिए आप, कि ट्राइसाइक्लिक टाइप का कंपाउंड होता है, एडमेंटेन टाइप का जो कंपाउंड होता है, जिसमें आर्म चेयर स्ट्रक्चर होती है। आर्म चेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा कन्फर्मेशन जो डायमंड की लैटिस में पाया जाता है। डायमंड की लैटिस जब आप पढ़ते हैं तो डायमंड के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और ये थोड़ा सा एक स्ट्रेन फ्री स्ट्रक्चर है। तो इसलिए जो है, इसकी वजह से इसमें जो है कार्बन पर जो है वो रिएक्शन हो जाता है। इसको हम वैसा ट्रीट नहीं करते जैसा हम ट्रीट करते हैं किसको, जैसा हम ट्रीट करते हैं सिंपल ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड को। तो होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आप एक बात मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज, कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। प्लीज गिव मी ए क्लियरेंस कि आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, मेरे बोलने के बाद थोड़े समय के बाद आपके पास जाएगी आवाज, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी प्लीज जस्ट गिव मी ए क्लियरेंस, फिर मैं आगे बढ़ूं। अगला सवाल फिर उसके बाद मिलूं। सो 80% इथेनॉल से इसमें मैटर नहीं है, इसमें एडमेंटेन का मैटर है। एडमेंटेन आपको मैं बता रहा हूँ। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा बाद में। मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। अब हम आते हैं 44 नंबर पे। ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपको इसमें ना आयुपैक नॉमेनक्लेचर दिया गया है, ठीक है, सुनिए। आयुपैक नॉमेनक्लेचर के लिए थोड़ा बात सुनिए मेरी। आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या है मेरे बच्चों, आपने पढ़ा है 12th में, तैयारी की है अगर तो वहां भी पढ़ा है आपने। कुछ थोड़ा सा ब्रिजहेड बाइसाइक्लिक, स्पाइरो बाइसाइक्लिक, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक और थोड़ा बहुत ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड का आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। नहीं आ रहा है अगर आपको, तो मैं आपको क्या करूंगा, इस तरह से क्लास लेके पढ़ा दूंगा। ये छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पढ़ा दूंगा। लेकिन पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा आपको उसका। तो इस तरह के ट्राइसाइक्लो कंपाउंड्स का भी कभी कभी नॉमेनक्लेचर पूछ लेता है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। इस सवाल को मैं बाद में उठाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा। आप नोट कर लीजिए कि सर ने बोला है कि इस सवाल को मुझे दोबारा बताना है, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड को दोबारा बताना है, नॉमेनक्लेचर आपको थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा। नॉमेनक्लेचर जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ाऊंगा, ठीक। तो इसको अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एरोमेटिक एक सवाल है, कुछ कथन कह रहा है, वो कथन थोड़ा समझते हैं। कह रहा द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्पीसीज। हमारे पास 2 स्पीसीज हैं, एक ये है और एक ये है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एरोमेटिक है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हकल रूल के थ्रू डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये तो एरोमेटिक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल हमारे 8, क्योंकि बाहर वाला जिसमें दोनों लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में। तो कितने हो गए 3 और 2 यहाँ पर, यानी 8 हो गए। तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ए एरोमेटिक है और बी एंटी एरोमेटिक है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं।
नेट के पेपर में और गेट के पेपर में अगर आप फॉलो कर रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसा मत सोचिए हमेशा बहुत कठिन सवाल ही आएगा, बहुत आसान सवाल भी कभी कभी आ जाता है। तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको आना चाहिए, और सही अप्रोच और सही तरीके से आना चाहिए। ठीक, गॉट इट। प्यारा सवाल था, आसान सवाल था, इसमें कोई मैं रुकने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ता हूँ। अब हम कुछ स्पेक्ट्रो इस पे आते हैं, कुछ कन्फर्मेशन पे आते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है इसमें, ये सवाल है भाई, देखिए आखिरी सवाल है पार्ट बी का, ये पार्ट बी का आखिरी सवाल है ये। इसमें थोड़ा देखिए, सवाल में आपको दो स्ट्रक्चर दी गई है, साफ साफ दिख रहा है कि एक सिस है और एक ट्रांस है, क्योंकि इसमें दोनों मिथाइल क्या है, ट्रांस डायएक्सियल है, और इसमें दोनों मिथाइल में से एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है। तो इसका मतलब है कि जिसमें से आप, अब आप अच्छी तरह से पढ़े भी हुए हैं इस बात को कि ट्रांस डिक्लिन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इक्वेटोरियल है, ये वाला भी इक्वेटोरियल है, ये वाला भी इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पर जो रिंग का बॉन्ड है, यहाँ पर एक रिंग का बॉन्ड एक्सियल आ गया है, तो इसका 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए। तो इज मोर स्टेबल देन बी। तो प्यारा सवाल है, देखिए। अब आप सोचते होंगे कि सर क्या इतने आसान सवाल आते हैं क्या, नेट के पेपर में इतने आसान सवाल आते हैं क्या? पार्ट बी में तो आते हैं बेटा, पार्ट सी में आते हैं आसान, वो तो पार्ट सी में तो उससे भी ज्यादा आसान आते हैं। पार्ट सी में तो अगर एक भी कुछ पकड़ लिया तो तुरंत आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट बी में ये सवाल थे, सारे सवालों को मैंने सॉल्व करवा दिया। कुछ नई चीजें आपको पता चली होंगी, फर्मीज साल्ट की कुछ थोड़ी पहले से पढ़ा होगा आपने, ठीक है, बट नोट कर लीजिएगा इसको। और कुछ जो मैंने आपको 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक वाला बताया उसको भी नोट कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं पार्ट सी पे। पार्ट सी पे मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़िया फॉर्मेट में आपको पूरी क्लास मिलेगी, परफेक्ट होगी। जस्ट शुरुआत है, आपको बहुत अच्छा समय आपको कराऊंगा, क्योंकि जुड़ने का कुछ अलग ही फीलिंग होता है, और मैं आवाज़ भी सुन सकूं उसके लिए भी कुछ ऐसा करूंगा कि आपकी आवाज़ भी सुन सकूं। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझ भी देखना है। चलिए, अभी हमारा पार्ट बी हो गया, जितना हो पाएगा देखेंगे। पार्ट सी में अभी तो भाई देखिए चल रहा है हमारा, और नॉर्मली चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, और ये कहाँ से स्टार्ट है देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अभी तो नहीं आई, शुरू हो गया हमने। ओहो भाई, देखिए ये सवाल, देखिए देख कर डर लग रहा होगा आपको, हैं? थोड़ा छोटा कर दूं क्या? लीजिए भाई, मुख्य उत्पाद पूछ रहा है। चाहे तो ऑप्शन आप ऊपर से देख लीजिए, हैं, नीचे से देख लीजिए, सवाल ऊपर देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश मिक्स में सवाल दिख रहा है सही से आपको, परफेक्ट दिख रहा होगा। बोल रहा हूं मैं आपको, यूरिया H2O2 1 इक्विवेलेंट, उसके बाद H3O प्लस और ब्रोमीन CCl4। ऐसे सवालों को ना देखते ही डर लगता है, आखिर क्या होगा इसमें। और ऐसे सवालों में मैं आपको सच बताऊं ना, तो रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो रिस्क लो, लेकिन तब लो जब तुम्हारे पास सवाल ना बचे। तो मेरे हिसाब से अभी इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बाद में बताऊंगा। तब बताऊंगा जब मैं उन सवालों को डिस्कस कर लूं जिनमें आसानी होती है। देखिए सुनिए मेरी बात, पार्ट सी में आपके पास ऑप्शन है, तो जब आपके पास पार्ट सी में ऑप्शन है, या कहीं पर भी कोई पेपर दे रहे हैं अगर आपके पास ऑप्शन है, तो पहले उन सवालों पर जाइए जिन सवालों के बारे में आपको कमांड है, जिसमें आपको लग रहा है कि मैकेनिज्म नहीं हमें लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी। देखिए सवाल को देखिए थोड़ा सा, इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री भर के दी हुई है, रिएजेंट है इसमें, यूरिया आपको पता नहीं है, यूरिया क्या करेगा। H2O2 तो फिर भी थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन यूरिया का पता नहीं है। ब्रोमीन का जरूर पता है कि ब्रोमीन क्या करता है, CCl4 के साथ ब्रोमोनियम बनाता है। तो ये तो समझ में आ रहा है, इसमें ब्रोमीन नहीं है, तो ये तो कट गया हमारा। देखिए एक तो काट दिया हमने इसमें से, एक हमने काट दिया, इसमें ब्रोमीन नहीं है। सबसे आखिरी में अगर ब्रोमीन इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्रोमीन कहाँ गया, इसमें ब्रोमीन है ही नहीं, तो कट गया। लेकिन अच्छा, एक बात और भी समझ में आ रही है कि अगर ब्रोमीन तुमने जोड़ा है और ब्रोमीन के साथ कहीं पर भी तुमने अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया है, तो जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में तुमने ब्रोमीन को जोड़ा है उसके अपोजिट साइड में तुम वहां पर अटैक करा करके जो भी तुम न्यूक्लियोफाइल है उसको जोड़ोगे। तो इसके हिसाब से देखिए कुछ ऑप्शन कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या? यहाँ देखिए दोनों को सेम कर दिया है, दोनों को सेम कर दिया है, दोनों को सेम कर दिया है, लेकिन यहाँ पर रिंग बन रही है, ऑक्सीजन के साथ रिंग बन रही है। तो जो ऑक्सीजन के साथ रिंग बन रही है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सॉलिड ही है, यहाँ पर सॉलिड है। तो अटैक करने वाली स्पीसीज कौन है? यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये ट्रांस दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रांस नहीं दिखा रखा है, यहाँ पर सिस दिखा रखा है, तो ये तो कट गया हमारा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसे कर दे रहे हैं, तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो अब इन दूसरे और चौथे ऑप्शंस में से है।
तो इसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मेरा तरीका हमेशा यही बोलता है कि अगर आपको किसी भी रिएजेंट की थोड़ी बड़ी भी जानकारी है तो उस रिएजेंट की पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई कीजिए और सवाल के आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर आपके 2 ऑप्शन कट गए और 2 ऑप्शन बचे, उन 2 ऑप्शंस में से आपका दिल कह रहा है कि ये वाला सही है और मैं प्रतीक सर का स्टूडेंट हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि ये सही है, तो आप रुकिए मत, आपको आंसर मिल चुका है, आप टिक करिए, बढ़ जाइए, विश्वास कीजिए मेरा, आपको सही आंसर ही मिलेगा वो, ठीक है? ऐसा नहीं कह रहा तुक्का मार दीजिए, कुछ जानकारी है तब करिए ऐसा। चलिए सवाल के ऊपर मैं बाद में नंबर डिवीजन के साथ बताऊंगा आपको इसको। अब ये मुझे पहले कंफर्म कर दीजिए, ये आपको चीजें समझ में आ गई ना जो मैंने अभी तक बताई, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 81 जून 2018 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सवाल अभी छोड़ते हैं। ये सवाल आ गया भाई, देखिए ये सवाल आ गया भाई आपका, नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन भी कैसा है, पिरिडीन है। अच्छा, एक हमेशा लोग सोचते हैं हेटेरोसाइक्लिक के साथ एक बात सोचते हैं कि हम हेटेरोसाइक्लिक पढ़ लेंगे तो हेटेरोसाइक्लिक पढ़ने के बाद हमारा सवाल हो जाएगा। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरे स्टूडेंट हैं आप तो आपको समझ में आ गई होगी, पढ़ा भी आपने होगा मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर से हेटेरोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये नहीं होता है कि हेट्रोसाइक्लिक वो पढ़ लो जो तुमने बुक में देखी है हेट्रोसाइक्लिक, वो पढ़ोगे तो कभी सवाल पेपर में नहीं होगा। पेपर में तुम्हारा सवाल तभी होगा जब तुमने हेट्रोसाइक्लिक ऐसे पढ़ी है कि उसमें मैकेनिज्म की खुशबू है और उसके साथ साथ तुम्हारा जो है वो कुछ रीजेंट और नेम रिएक्शन का तड़का भी है, तब तो तुम सवाल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यू जस्ट इस बात को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें हमने पिरिडीन लिया हुआ है। पिरिडीन की हमें खासियत पता है कि पिरिडीन के ऊपर नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और वो क्या होता है, डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके साथ साथ हमने क्लोरीन लिया है, क्लोरीन के साथ COMe है यानी एस्टर है। क्लोरीन जिस कार्बन पे है उसी कार्बन पे तुम्हारा कार्बोनाइल कार्बन और मतलब COMe है, मतलब एस्टर का ये फॉर्म है एक तरह से। और इसके साथ साथ तुमने जो है इस पे जो है डबल बॉन्ड और ओ साइन 3 यानी सिराइलिनॉल ईथर कुछ ऐसा लिया है, एस्टर का सिराइलिनॉल ईथर लिया है, क्योंकि ओ साइन 3 पे डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब वो क्या है मेरे बच्चों, वो आपका है आपका सिराइलिनॉल ईथर। ओके, अब थोड़ा देखते हैं इसमें होगा क्या। ये तो पक्की बात है कि हो तो रहा है कि सब में पिरिडीन की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, तो इसका मतलब सब में पिरिडीन से अटैक तो हो रहा है। पहले देखते हैं पिरिडीन से अटैक होगा कैसे। अटैक कैसे होगा भाई, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। अब दोनों में से Cl को निकालेगा क्योंकि Cl की लिविंग टेंडेंसी अच्छी है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कहां पर नाइट्रोजन पे COMe जोड़ा है। तो देखो बात समझ में आ रही है, यहाँ COMe जोड़ा है, यहाँ COMe जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर COMe नहीं जोड़ा है, यहाँ COMe नहीं जोड़ा है। तो कट गया तुम्हारा, कट गया, बिल्कुल कट गया, यही होगा इसमें। ठीक, अब हमको बचे कौन से 2 ऑप्शन जिनमें COMe है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा एक तरफ। हमने किया क्या, ऑप्शंस कटना शुरू हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा भी अप्रोच सही लगा दिया तो। हमने यहाँ पे COOMe जोड़ दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इससे पिरिडीन की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आते ही नाइट्रोजन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। अब करेंगे क्या, करेंगे हम यहाँ पर ये कि हम इस पे अब जो दूसरा सबस्ट्रेट लिए हैं वो देखेंगे। हमारे पास क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, क्लोरीन देखिए यहाँ कहीं पर भी प्रोडक्ट में है नहीं क्लोरीन, इसका मतलब रोल तो इसी का होगा। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये लिख लेते हैं पहले। हमें पता है सिलाइलिनॉल ईथर क्या होता है, हमें पता है सिलाइलिनॉल ईथर क्या होता है, वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जो सो रहा है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो सो रहा है उसे हमें जगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड की स्टेबिलिटी की वजह से उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है बहुत कम होती है। तो हमें इसे अटैक कराना है। अब देखिए कैसे अटैक होगा, सुनिए ध्यान से। पिरिडीन के नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैसा न्यूक्लियोफाइल है ये, यहाँ पर कार्बोनाइल गया, इस कार्बन पे ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से इसने अटैक किया, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, मतलब इसने डी एरोमेटाइज कर दिया अपने आप को, अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी, क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ये जो है वो इस रिंग को अनस्टेबलाइज कर रहा है, इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, और इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया। तो देखिए कुछ ऑप्शन देखिए, कुछ ऐसा बन रहा है क्या, कुछ ऐसा ऑप्शन बन रहा है क्या। तो ऑप्शन तो एक पहला बन रहा है, एक दूसरा बन रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। तो तीसरा चौथा तो इसलिए कट गया क्योंकि यहाँ पर हमें Cl निकालना चाहिए था, हमने OMe निकाल दिया, तो ये तो ऐसे ही कट रहा है सीधा सीधा। अब हमारा बचा कौन सा ऑप्शन, अब हमारा बचा
पहला और दूसरा। साफ साफ समझ में आ रहा है कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O आ रहा है उसी कार्बन पर O साइमिथ्री है, यानी कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O आ रहा है उसी पर O साइमिथ्री है, और बाद में हाइड्रोलिसिस भी है। देखो हाइड्रोलिसिस है क्या, बिल्कुल है, वाटर है बाद में। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन है इसमें ऐसा, थर्ड, ये तुम्हारा कट गया, क्योंकि ये कीटोन में कन्वर्ट होगा नहीं, होगा कन्वर्ट ये किसमें, एसिड में। क्योंकि एसिड में कन्वर्ट होगा क्योंकि एक कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड O आ रहा है उसी पे O साइमिथ्री आ रहा है। तो थोड़ा मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, थोड़ा मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई कार्बोनाइल कार्बन है, जिस कार्बोनाइल कार्बन पे OMe था पहले से, और आपने उसको एस्टर मान करके उसका जो है वो सिलाइलिनॉल ईथर बनाया था, तो पहली बात तो सिलाइलिनॉल ईथर को पहचानो। सिलाइलिनॉल ईथर का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड पर O साइमिथ्री, और अगर मान लीजिए कि एक O साइमिथ्री और आ गया, इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये एस्टर रहा हो शुरू में, क्योंकि एक O साइमिथ्री या एक OMe पहले से होना चाहिए उसमें। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो, इसको कैसे मानने हैं कि शुरुआत में क्या रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा। ये शुरुआत में क्या रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा। ये रहा होगा ऐसे, सुनिए देखिए ध्यान से, ये कैसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और तुम अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पे कार्बन पे H ले लोगे, तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम इसका सिलाइलिनॉल ईथर बनाओगे तो इसका भी OMe हो जाएगा, O साइमी, और ये OH का एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी निकलकर O साइमिथ्री बना लेगा। यानी कहने का मतलब इसका एसिड का सिलाइलिनॉल ईथर दिया है इसमें तुम्हें, और एसिड का सिलाइलिनॉल ईथर हो या किसी का भी सिलाइलिनॉल ईथर हो, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने में हमेशा आप देखते हैं, हमेशा उसमें TiCl4 लेते हैं, लुईस एसिड, जो क्या करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है इलेक्ट्रोफाइल की। लेकिन यहाँ पर क्या है, TiCl4 नहीं लिया गया है, और इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यहाँ पर आपने दूसरा एक एक्टिवेटर लिया है। क्या लिया है आपने, इस पिरिडीन के नाइट्रोजन को यहाँ पर अटैक करा के नाइट्रोजन पे प्लस जनरेट कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ गई, एक तरह से कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से इस रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो आप ये कहोगे कि इसकी एरोमेटिसिटी खत्म करने का कारण कौन है, तो खत्म करने का कारण है ये COA, और उसको खत्म करने में मदद कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए आपको ये चीजें जो होंगी बेसिक वाली बात उसके साथ जोड़ेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। ये हमारा सवाल किसका है, सिलाइलिनॉल ईथर का है या इनोलेट का सवाल है। तो ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया। इसका आंसर भी हमें ऑप्शंस के हिसाब से भी ट्रिक हो रहा है कि इसमें ऑप्शंस, अगर मेरे स्टूडेंट है ना तो आप हमेशा पहला ऑप्शन ही ट्रिक करेंगे। सच बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, मेरी बात सुनी है, तो आप पहला ऑप्शन ही टिक करेंगे, कभी भी आप कोई और ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप ये दो ऑप्शन काटने में आपको समय भी नहीं लगेगा, ये दो ऑप्शन, ये वाले, तीसरा और चौथा। तो बताइए मुझे, मेरी बात समझ में आ गई आपको, मेरी बात समझ में आ गई आपको? डेफिनेटली मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। क्योंकि लेकिन मैं जो भी सवाल आपको डिस्कस करूंगा ना वो परफेक्ट डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि हमको जो है वो एक ही घंटे में खत्म करना, नहीं, एक घंटे से ज्यादा लगता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जो सवाल मिले हैं वो ढंग से समझ में आने चाहिए, बढ़िया समझ में आने चाहिए, बस मेन बात ये है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए यू विल गॉट इट और नॉट, देन आई विल प्रोसीड। दो तीन सवाल और ले लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा लेट हो गया हल्का सा क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मैं सवाल ले लेता हूँ एक, ये अब 82 नंबर वाला सवाल ले लेता हूँ। 83 तो हो गया, 83 लिखा हुआ है, 83 थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, हाँ बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल बड़ा कर दिया, ठीक है, बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है भी। अब आना चाहिए आपको करना, पढ़े नहीं रहोगे तो क्या करोगे, कहते हैं पढ़े नहीं रहोगे तो क्या करोगे, तो कहेंगे सर हम क्या करेंगे, हम कद्दू बेचेंगे। कद्दू बेच सकते हैं हम, कद्दू हम बेच सकते हैं सर। वैसे उसको हमारे यूपी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोहड़ा बोलते हैं, कोहड़ा। हो सकता है आपको नहीं पता हो नाम, कोहड़ा बोलते हैं, कोहड़ा, कद्दू। तो हम क्या करेंगे, कद्दू बेचेंगे सर। अभी कद्दू बेचने का समय नहीं आया बेटा, ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से कैसे सवाल को मैं करता हूँ। देखो इसको मैं गाजर मूली की तरह काट डालूंगा। क्या दिया है इसमें, रोडियम एसीटेट दिया है, क्या दिया है, रोडियम एसीटेट दिया है, RH2OAC4। और तुम्हें पता है कि रोडियम, सिल्वर, कॉपर, ऐसा कोई भी रिएजेंट होता है वो क्या करता है, ऐसा कोई भी रिएजेंट जो होता है वो अगर कहीं पे भी डाइएजो एल्केन हो, डाइएजो एल्केन का मतलब जिसके कार्बन पे डबल बॉन्ड N2 हो, वहां पे हमेशा कार्बीन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बीन बनाता है। और कार्बीन के रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखो, अगर कार्बीन के रिएक्शन में कहीं पे भी रिंग बन रही हो, इसका मतलब वहां पर इंजर्शन रिएक्शन हो रहा है। और इंजर्शन रिएक्शन में हमेशा 5 मेंबर रिंग बनती है, और वो भी ट्रांस में बनती है। ये हमेशा तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुमने कार्बीन पढ़ा है। अगर तुम्हें ये बात पता है ना तो आंसर टिक कर में चुटकी लगेगा, चुटकी, देखो कैसे,
यहाँ पर तुम्हारा कार्बिन बन गया। अब देखो यहाँ 5 बनाया है, यहाँ 6 बनाया, 2 कट गए, और 6 में यहाँ पर ट्रांस है, यहाँ पे भी ट्रांस है, तो यहाँ मामला फंस गया, यहाँ मामला फंस गया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये भी ट्रांस है, ये वाला भी ट्रांस है। अब हमने यहाँ सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट लगाया, आगे क्या रिएजेंट लगाया है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट। सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट को पीएच 4 के साथ लिया है, यानी एसिडिक मीडियम में लिया है। तो सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट पीएच सेंसिटिव रिएजेंट है, बिल्कुल सोडियम बोरोहाइड्रेट का भाई समझिए इसको, इसको सोडियम बोरोहाइड्रेट का भाई समझिए। जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट करता है वैसे ये भी करता है, और बिल्कुल इसी की तरह से सोडियम ट्राइसिटॉक्सीबोरोनहाइड्रेट भी करता है। जो ये पीएच लिख रहा है केवल आपको भ्रमित करने के लिए लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर पीएच नहीं भी आपको पता है तो भी आप इसको कर लेंगे मेरे बच्चों। तो पीएच 4 जो है यहाँ पे आपका जो है वो दिया गया है, और सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको एस्टर और कीटोन में से कीटोन को रिड्यूस करना है। देखें यहाँ पर आंसर हमको मिल गया, अगर हमको पता है तो हमें आंसर मिल गया। हमको थोड़ा रीजन की जानकारी भी होनी चाहिए, ये भी कट गया हमारा, क्योंकि यहाँ एस्टर को रिड्यूस यहाँ किया हुआ है दूसरे में, तो ये कट गया, हमारा पहला आंसर सही हो गया। क्योंकि एस्टर और कीटोन में से सिर्फ कीटोन रिड्यूस होगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, सोडियम ट्राइसिटॉक्सीबोरोहाइड्रेट का खासियत क्या होता है, वो कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर लैक्टोन को रिड्यूस नहीं करता है, एनहाइड्राइड को रिड्यूस नहीं करता है, अमाइड को रिड्यूस नहीं करता है। ये पता है आपको, परफेक्ट पता है आपको, मुझे पता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। पीएच इसमें केवल आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है पीएच का। मैं सच बता रहा हूँ आपको, पीएच का मतलब सिर्फ ये है कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और ले लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था क्लास हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक और सवाल लेते हैं। मैं आपको ना डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बढ़िया से डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस तो एक अलग चीज होती है, बढ़िया से डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको। एक प्यारा सवाल है ये कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है ये। थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, आपके लिए इसको मिटा देता हूँ। देखिए हमने कुछ नहीं किया, ना तो हमने कार्बन बनाया, ना तो हमने इंसर्शन रिएक्शन किया, हमें पढ़ा हुआ है मेरे भाई। ये जब हमें पढ़ा हुआ है तो क्यों दिमाग लगाएं हम, जो दिमाग लगाता है वो बेवकूफ होता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे स्टूडेंट हैं आप, मैंने क्लास में भी हमेशा बात बोली है, बेवकूफी नहीं करनी है हमें। ज्यादा मैकेनिज्म करना है, ज्यादा ज्ञानी बनना है, बाद में बन लेंगे, अभी हमें ज्ञानी नहीं बनना। अभी हमें सिलेक्शन लेके अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को भी करते हैं, माँ बाप को भी करना है भाई। थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए इसको, हल्का सा बड़ा कर दिया जाए, ओके, हल्का सा बड़ा कर दिया जाए, ओके, हल्का सा छोटा कर दिया जाए, ठीक है, हो गया। वैसे भी हेजी है ये, हेजी है तो मुझे तो आपको बताना ही पड़ेगा इसको। थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूँ, इसको हल्का सा आपके लिए। ये सवाल क्या था, ये सवाल था आपका, इस सवाल को इधर लिख देता हूँ ऊपर यहाँ पे। ये सवाल ऐसा था कि इसमें डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, और यहाँ पे CHO है ना, और ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हेजी है हल्का सा, क्योंकि ये पेपर ही हेजी है, मतलब CSIR वालों की इंक ही इसमें खत्म हो गई थी। और इसमें आगे दिया क्या है, इसमें रिएजेंट क्या दिया है, PPS3 डबल बॉन्ड CHCOAT, ये दिया गया है पहला रिएजेंट। इसके साथ बना है A, इसके साथ क्या बना है आपका A, उसके ऊपर लगाया गया है मेरे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHOET। CH क्या है, ये CH2 है, और हीट लगा है इसके साथ, और B बन रहा है। ये पूछ रहा है कि A और B क्या होगा। देखो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप इसको देख के पहचानने में समय नहीं लगाओगे, ये तो परोस के दे रहा है आपको, क्योंकि ये फास्फोरस एलिड है। फास्फोरस एलिड क्या होती है भैया, फास्फोरस एलिड वो होती है जो PPS3 के साथ कार्बन जुड़ा हो, और PPS3 पे प्लस हो और कार्बन पे माइनस हो, या फिर PPS3 और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसको आप क्या बोलते हैं, फास्फोरस एलिड। और जिस कार्बन पे आपने जो है वो फास्फोरस का बॉन्ड बना रखा है, उस पे देख लीजिए कि स्टेबलाइजिंग ग्रुप है माइनस चार्ज के लिए, डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। अगर विड्राइंग है तो स्टेबलाइज्ड फास्फोरस एलिड, और डोनेटिंग है तो जो है वो अनस्टेबलाइज्ड फास्फोरस एलिड। और अगर मान लीजिए स्टेबलाइज्ड फास्फोरस एलिड है तो वहां हमें पता है कि E एल्कीन बनता है। आपने तीन रिएक्शन, तीन चीजें पढ़ी हैं। पहला क्या पढ़ा है,
विटिक रिएक्शन पढ़ा है, विटिक में क्या पढ़ा है आपने, ई सेलेक्टिविटी पढ़ा है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, जेड स्टीरियो सेलेक्टिविटी पढ़ा है आपने, और एक आपने क्या पढ़ा है HWE फास्फोरसिलेट, जिसको बोलते हैं हम हॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन। तो उसमें भी क्या होता है मेरे बच्चों, फास्फोनेट एस्टर बनता है, उसमें भी ई एल्कीन बनता है। तो यानी आपको रिएक्शन किस में देना है, आप देखिए पहले ध्यान से, क्या एल्डिहाइड कीटोन में से किस पे रिएक्शन किया गया है, इसमें सिर्फ किसी एक पे रिएक्शन किया गया। देखिए साफ साफ अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कीटोन और एल्डिहाइड में से एक ही रिएक्ट करा रहा है, हमें तो यहाँ वन इक्विवेलेंट नहीं लिखा हुआ है, हमें तो यहाँ वन इक्विवेलेंट नहीं दिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से जो होता है किसी एक को ही रिएक्ट कराना है। तो ये पता चलेगा ऑप्शन देख के, ये पता चलेगा कहाँ से, ऑप्शन देख के। कैसे देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले ऑप्शन में सिर्फ एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया गया है, दूसरे ऑप्शन में सिर्फ एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया गया है, तीसरे ऑप्शन में भी सिर्फ एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया गया है, और चौथे ऑप्शन में भी सिर्फ एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया गया है। यानी कीटोन का कहीं रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है कि कीटोन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है और एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, दिमाग लगाना ही नहीं है। उसने ऐसे ऑप्शन सेट किए हैं कि वो कुछ और जानना चाहता है तुमसे, ये जानना ही नहीं चाहता जो तुम दिमाग लगा रहे हो। तो वो जो जानना चाहता है उसके हिसाब से चलो। तो यहाँ पे स्टेबलाइज्ड फास्फोरसिलेट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे ड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जेड वाला तो गलत हो गया, जेड एल्कीन गलत हो गया, दूसरा और चौथा तो बढ़ गए। अब बचे पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में दोनों का ए सेम है, तो यहाँ से तो हमने इसको हम कर नहीं पाएंगे, अब हम आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लिख लेते हैं, प्रोडक्ट लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड COOET, और ये डबल बॉन्ड यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया क्या है। देखो भाई मजा आ जाएगा तुमको अगर इसको देखोगे तो। ये देखो, ओहो इसको जोड़ रहा है हीट के साथ, यानी पेरीसाइक्लिक दिया है इसके आगे। देखो रिएजेंट और पेरीसाइक्लिक की मिक्सिंग, अगर तुम खाली पेरीसाइक्लिक पढ़ के जाओगे तो धुआं उड़ जाएगा तुम्हारा। ये पेरीसाइक्लिक दिया है आगे, आगे तुम्हें पेरीसाइक्लिक दिया है, और ये पेरीसाइक्लिक भी तुम तभी कर सकते हो जब तुमने ढंग से पेरीसाइक्लिक पढ़ी है, नहीं तो कर ना पाओगे, क्योंकि इसको ऐसे नहीं रखा है इसने, इसको किससे रखा है इसने, इसको रखा कैसे है इसने, इसको यहाँ रखा है, OET को यहाँ रखा है, और CH2 को यहाँ रखा है। तो ये ऐसे जोड़ रहा है, देखिए ऐसे जोड़ रहा है इसको, ऐसे करके ऐसे जोड़ रहा है इसको ऐसे। एक बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ से मुझे, वो बात क्या समझ में आ रही है, वो बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर किस तरह से इन दोनों को अप्रोच किया जाए, यानी OET और इस H की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की जा रही है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो एक जगह पर यहाँ पर ट्रांस दिया हुआ है, एक H को और ये OET को ट्रांस दिया गया है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना दूं आपके लिए, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको अलग से ड्रॉ कर दूं, थोड़ी सी इसी के ऊपर चाहे ड्रॉ कर देता हूँ, चाहे बगल में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये ड्रॉ कर देता हूँ। जो पहली वाली स्ट्रक्चर दी गई है पहले ऑप्शन की, उसमें स्ट्रक्चर ये दी गई है ऐसे, यहाँ पर सॉलिड है H और OET ब्रोकन है, बाकी यहाँ पर ब्रोकन है। तो आपको यहाँ एक्सो इंडो अप्रोच लगाना है, क्या लगाना है, एक्सो या इंडो अप्रोच। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस डाइन पे COET है और यहाँ पर आपने OET लिया हुआ है, और इसको आप ऐसे अप्रोच करा रहे हैं। तो जब आप इसकी एक्सेस पे इसको रखेंगे तो OET इधर आना चाहिए कि इधर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि OET कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और आप अगर इसको देखें, इसकी स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दिखा है कि इसकी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसे यहाँ पॉसिबल हो भी नहीं सकती है। तो अब इस OET को एक बार आप यहाँ अंदर दिखा सकते हैं और एक बार ऐसे बाहर दिखा सकते हैं। तो बाहर दिखाएंगे तो वो होगी एक्सो अप्रोच, और अंदर दिखाएंगे ऐसे तो वो होगी इंडो अप्रोच। और इंडो अप्रोच कराएंगे तो ये H और ये वाला OET अपोजिट साइड में आ जाएगा, और एक्सो अप्रोच कराएंगे तो सेम साइड में आ जाएगा। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये अप्रोच कैसे करेगा, एक्सो करेगा या इंडो करेगा। आपको पता है कि डबल बॉन्ड पे या मान लीजिए कि जो है वो जिस डाइन का हो चाहे डाइनोफाइल का हो, अगर उसके साथ आपके पास कोई भी ऐसा ग्रुप है जो है वो क्या कर सकता है, इंडो इंटरेक्शन कर सकता है, तो वो वहां पर इंडो इंटरेक्शन करता है। अब मेरे पास सुनिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आपके पास डाइन हो, डाइनोफाइल हो, और आपको वहां पर कोई ऐसा लिगेंड मिले, जो ऐसा कोई ग्रुप मिले जो कि सेकेंडरी पाई इंटरेक्शन करने की पॉसिबिलिटी रखता हो, तो वहां पे इंडो इंटरेक्शन कराया करिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है जो सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं कर सकता, तो वहां हमेशा एक्सो अप्रोच कराया करिए। तो आपको यहाँ पर भाई, आप प्लीज क्वेश्चन के साथ ये भी भेजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन का स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं समझ में आया, क्योंकि इस क्वेश्चन का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैंने तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मैंने खत्म कर दिया सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये सवाल।
तो आप यहाँ पर एक्सो अप्रोच कराएंगे और इंडो अप्रोच कराएंगे, वो आपको बना के देखनी पड़ेगी, वो मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, वो आपने पढ़ा होगा पेरिसाइक्लिक में, मैं तो केवल सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ आपको, मैं तरीका बता देता हूँ आपको। अगर आप इसमें इंडो अप्रोच कराओगे, आप इसको ऐसे रखोगे, देखो इसको ऐसे रखोगे, इसको ऐसे यूं ऐसे, जो OET इधर हो जाएगा वो तुम्हारा जो है वो H इधर हो जाएगा। अब जब तुम इसको जोड़ोगे, AH इधर है, तो देखो ये OET और ये वाला H अपोजिट साइड में जाएगा जोड़ने के बाद, ये H, ये वाला H और ये OET, ये H कहाँ है, थोड़ा इसको छोटा छोटा लिखता हूँ, ये एक H इधर, देखो ये H ऐसे, तो ये H इस कार्बन पे जुड़ा है, तो ये H और ये OET देखो अपोजिट हो गया ना, कि तुमने इंडो इंटरेक्शन कराया तो। लेकिन अगर तुमने सेम उसी फॉर्म में लाया इसको, मान लीजिए जैसे दिया है उसी तरीके से लाया, तो यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारा, देख लो, ये COT और हमारे पास डबल बॉन्ड, और इसको ऐसे रख दो। अब देखो H इधर है, थोड़ा इसको पास लाओगे तब समझ में आएगा, थोड़ा तरीका मैं तो पढ़ाया हूँ आपको, आपको पता होगा। H को इधर ऐसे रख दो, इसको पास लाओ ऐसे करके, ऐसे OET इधर रख दो हल्का सा, बिल्कुल। अब देखो जोड़ोगे तो देखो ये H और ये वाला H और ये वाला OET सेम साइड में आएगा, बिल्कुल सेम साइड में आएगा, यानी सिस बनेगा। तो ये है एक्सो इंटरेक्शन। ये कैसा इंटरेक्शन है, एक्सो इंटरेक्शन। ये कैसा इंटरेक्शन है, इंडो इंटरेक्शन। अब तुम्हें सिर्फ ये पता करना है एक्सो होगा कि इंडो होगा, उसके हिसाब से तुम्हारे आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि ये एक्सो होगा। भाई ये तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी अभी तो मैं समझा ही रहा हूं आपको। अब आप मुझे बताइए एक्सो होगा कि इंडो होगा, प्लीज आप इस बात को लिख के बताइए कि एक्सो अप्रोच करेगा कि इंडो अप्रोच करेगा। आंसर तो मैंने बता दिया आपको, अगर इंडो करेगा तो ये दोनों ट्रांस आएंगे, ये देखिए इधर आ रहा है इधर आ रहा है, और अगर एक्सो करेगा तो सीसा आएगा। 84 नंबर सवाल है, 84 नंबर सवाल, ठीक, 84 नंबर क्वेश्चन है ये। एटी फोर नंबर क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको बताइए कि इसमें एक्सो होगा कि इंडो होगा। प्लीज टेल मी, प्लीज जस्ट टेल मी, लिख के बताइए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। सेट कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं, सेट हम डिस्कस कर रहे हैं सेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है, जो सा भी है, बिल्कुल। सवाल नंबर कौन सा है, 84। बिल्कुल बताइए भाई आप प्लीज, मैं जस्ट वेट कर रहा हूं आपका, 1 मिनट या जस्ट आधा मिनट और वेट करूंगा आपका। 84 नंबर दोबारा मैं वहीं पर ओपन आ जाता हूँ, वहीं पर आ जाता हूँ, तो सवाल वहीं पर रोक देता हूँ। ये रहा सवाल, दोबारा वहीं आ गया सवाल पे, बिल्कुल। हाँ बताया नहीं आपने, प्लीज भाई जस्ट क्या होगा, एक्सो होगा कि इंडो होगा, इंडो होगा आप कह रहे हैं, ओके। इंडो होगा, इंडो होगा, कारण भी बताना पड़ेगा। इंडो होगा तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, इंडो होगा तो आपका आंसर आ जाएगा पहला, पहला आंसर आएगा अगर इंडो होगा तो। समझ रहे हैं मेरी बात को। और अगर एक्सो होगा तो आपका आंसर कौन सा आएगा, आपका आंसर आएगा ये वाला, एक ई एल्कीन में और कौन सा प्रोडक्ट बचा था, ये वाला। इंडो, इसमें इंडो का तो है ही नहीं, क्योंकि इंडो इंटरेक्शन ही है, देखिए इसमें तो ऑप्शन दूसरा वाला इंडो बनाया ही नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जो है वो दूसरा वाला प्रोडक्ट ही थोड़ा अलग है। ये प्रोडक्ट कैसा है, इस प्रोडक्ट में ओईटी को वहां पर जोड़ा ही नहीं गया है, ओईटी को अलग जगह पर जोड़ा है, इसको पलट के जोड़ा है, मतलब इस तरह से। यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट आपको दिखाया है, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है इसमें जो दिखाया है, अब ये थोड़ा पता करना, ये रेडियो सेलेक्टिविटी है। तगड़ा सवाल है, मतलब अच्छा सवाल है। इसको ऐसे रखा है, इसको ऐसे रखा है। अब ये सही है कि गलत है आपको बताना है, कौन सा आंसर सही होगा इसमें। ये बिल्कुल ऐसे, ये तो इंडो ही करेगा, इसमें तो दोनों एच हैं। अब इन दोनों एच में से इसको ऐसे रख दे मान लीजिए, तो ये इसमें से कोई एक एच इधर होगा और ये कोई एक एच इधर होगा, तो ये इसका तो इंटरेक्शन तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो कायरलिटी यहाँ पर आएगी इस कार्बन पे। हाँ ठीक है,
अब इसके ओईटी को आपको कहाँ रखना है, ये वाला ओरिएंटेशन सही है पहला वाला कि ये वाला ओरिएंटेशन सही, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रेडियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, ये तो आपको दिया ही नहीं है, ये एक्सो वाला तो दिया ही नहीं है आपको, क्योंकि इसमें सिस बनता है, सिस वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया आपको, देखिए आपको सिस वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया। जो इसमें पहला आंसर है उसमें भी यहाँ पर देखिए ट्रांस बना है, ट्रांस का मतलब यहाँ पे इंडो अप्रोच हो रही है, तो इंडो एक्सो का तो चक्कर ही नहीं दिया है यहाँ पर, इंडो ही दिया है आपको, ठीक। अच्छा, इसमें दूसरे वाले में, दूसरा वाला तो गलत ही था, तीसरा चौथा वाला भी हमारा गलत ही था, हमारा तीसरे वाला सही था। तीसरे वाले में देखिए ओईटी को पलट के रखा है, मतलब रेडियो सेलेक्टिविटी यहाँ पर ओईटी किधर दिखाई है, और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला ब्रोकन है और ये वाला भी हमारा ब्रोकन है, साफ साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, इसको तो वैसे ही रखना है। अब थोड़ा यहाँ रेडियो सेलेक्टिविटी चेक करते हैं, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे और इस कार्बन पे और इस कार्बन पे हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर तो जहां सीओटी जुड़ा हुआ है, यही हमारा क्या है बेटा, यही इसी का ऑर्बिटल कोफिशिएंट ज्यादा है, इसका ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ज्यादा है, इसका ऑर्बिटल कोफिशिएंट ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पर इस सेंटर की देखिए अगर बात की जाए, ठीक, तो यहाँ पर बेटा ये वाला और ये वाले में से हम किसको लाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका ऑर्बिटल कोफिशिएंट यहाँ कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये कंजुगेशन में है, इसका ऑर्बिटल कोफिशिएंट यहाँ है इस जगह पर, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड ये इसके साथ रेजोनेंस है, मतलब इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सीओटी माइनस आर ग्रुप है। तो अगर सीओटी माइनस आर ग्रुप होगा तो उसका मतलब यहाँ पर उसका ऑर्बिटल कोफिशिएंट ज्यादा होगा, और इस कंपाउंड का ऑर्बिटल कोफिशिएंट कहाँ ज्यादा है बेटा, यहाँ पे, क्योंकि ओईटी कैसा ग्रुप है, प्लस आर, ओईटी प्लस आर है, इसका मतलब लोन पे रेजोनेंस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल कोफिशिएंट ज्यादा है, और यहाँ पर इसका ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि सीओटी का माइनस आर लगा है। इसका मतलब सही ओरिएंटेशन ये वाला है, और सही ओरिएंटेशन अगर ये वाला है तो इसमें इसको इंडो अप्रोच कराएंगे, इंडो अप्रोच का मतलब ऐसे पलट के रखेंगे तो ओईटी और सीओटी सेम साइड में आएगा, और ये एच और ओईटी अलग अलग जगह पर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, हमारा पहला गलत है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है इसका। ये बताइए आप लोग कि आप लोगों को ये जो हमने अभी बताया यहाँ पर ऑर्बिटल इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ये आपने मेरी पेरिसाइक्लिक की वीडियो पढ़ी होगी जो कंटेंट में है, तो वहां से आपने वहां से सीखा होगा इसको, लेकिन क्या आपको यहाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको इंडो एक्सो वाला तो प्रोडक्ट ही नहीं दिया, तो दो ऑप्शन तो ई वाले तो ही बचे, जेड वाले तो कट ही गए आपके, और दो ई वाले में से ये हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है वो इसलिए सही है क्योंकि थर्ड ऑप्शन में जो है हमने इंडो इंटरेक्शन जो कराया है वो हमने दिखाया इंडो इंटरेक्शन ही है, लेकिन हमने पलट के दिखा दिया रेडियो सेलेक्टिविटी। एक सिचुएशन में हमने सीओटी को इसके कार्बन पे रखा इधर की तरफ और एक में इधर रखा है, तो अब ये होमो लूमो इंटरेक्शन के थ्रू हमने आपको पढ़ाया था, ऑर्बिटल कोफिशिएंट के थ्रू मैंने पढ़ाया अपने लेक्चर में इसको। क्या आपको समझ में आ गया? ये कंफर्म करिए आपको समझ में आ गया, फिर मैं यहीं पर इसको रोकता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जून 2018 वाले पेपर के साथ, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करूंगा। यहीं पर रोकता हूँ, आप बताइए मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, प्लीज मुझे बोलिए कि आपको समझ में आ गया, फिर मैं क्लास यहीं पर ओवर करता हूँ। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पार्ट में ये पेपर चलेगा। नहीं आया समझ में? क्या समझ में नहीं आया मुझे बताइए वो चीज, जो समझ में नहीं आया वो बताइए। ऑर्बिटल कोफिशिएंट नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक बार सुन लीजिए ध्यान से देखिए। ये हमारे पास डाइन है और ये डाइनोफाइल है, इसके कार्बन पे ओईटी है, इसमें सीओटी है। ऑर्बिटल कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पर ये है कि इसको ऐसे रखा जाए कि सीओटी वाला कार्बन इसके साथ जुड़े, या इसको ऐसे रखा जाए कि दूर आए सीओटी वाला कार्बन। दीप्ति सिन्हा आपको समझ में आ गया? बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो। नहीं नहीं, इसमें इंडो नहीं रखेंगे क्योंकि इंडो एक्सो का चक्कर ही नहीं पूछ रहा है बेटा, इसमें इंडो एक्सो का चक्कर ही नहीं पूछ रहा है, मैं समझा तो दिया तुमको। यहाँ पर रेडियो सेलेक्टिविटी का सिचुएशन आ रहा है, इंडो इसलिए आ रहा है क्योंकि ओईटी है, ओईटी इसमें दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो देने वाला जो ग्रुप है जो ओईटी है वो बाद में सब डबल बॉन्ड ओ में चेंज हो रहा है रिएक्शन के बाद, और डबल बॉन्ड ओ कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई हो जाता है, माइनस आर हो जाता है, तो जो इसका डबल बॉन्ड ओ फॉर्म बनेगा वो सेकेंडरी इंटरेक्शन में मदद करेगा, तो इसलिए यहाँ पर इंडो अप्रोच ही होगा, वो बात तो क्लियर है, उसको छोड़िए आप। आपको ये कैसे समझ में आया नहीं ऑर्बिटल कोफिशिएंट कैसे इसका ज्यादा है कैसे कम है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये तो गलत ही है इसका। यहाँ सीओएटी ग्रुप जुड़ा हुआ है डाइन पे, सीओएटी ग्रुप के माइनस आर इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और डाइनोफाइल में जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे यहाँ पर तो क्या है बेटा आप अधिकता देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है उल्टा है, डाइन पे क्या होना चाहिए था, वैसे तो डाइन पे होना चाहिए था डोनेटिंग ग्रुप,
और डाइनो फाइल पे होना चाहिए थे विड्रॉइंग ग्रुप। तो एक्चुअली ये इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड का सवाल है, इसमें उल्टा कर दिया है। मतलब कि -R ग्रुप को कहाँ रख दिया है, विड्रॉइंग ग्रुप को जो है डोनेट इस पे डाइन पे रख दिया है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसको डाइनो फाइल पे रख दिया है। तो ये थोड़ा इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड का केस है, उल्टा कर दिया है इसको। तो यहाँ पर जो है वो उल्टा कर दिया गया है। ओईटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था पहले, लेकिन रिएक्शन के बाद में वो डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। तो इंटरमीडिएट के स्टेज में, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेज में इस ओईटी का आपको सेकेंडरी इंटरेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड ओ में चेंज हो जाएगा। हमने तो कभी नहीं बताया इस बात को कि ओईटी अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता है तो वो एक्सो देता है। हमने तो केवल इंडो के लिए बताया है। हमने बताया हमेशा एक्सो ही होता है, लेकिन इंडो सिचुएशन वाली केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है, रट्टा थोड़ी ना मारना है आपको। सुनिए मेरी बात को। तो यहाँ पर थोड़ा इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड वाली केस है। जो ये -R वाली सिचुएशन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या है, लूमो है, और ये इसका होमो है, क्योंकि ओईटी के +R की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। उल्टा सिचुएशन है। हम आमतौर पे क्या करते हैं, डाइन के लिए बोलते हैं कि डाइन पर होना चाहिए डोनेटिंग ग्रुप, और जो डाइनोफाइल होता है उसको होना चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ डाइन पे क्या है, यहाँ डाइन पे विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे डाइनोफाइल पे हमारा डोनेटिंग ग्रुप है। अब सुनिए मेरी बात को, जहां पे डाइन होता है वहां पर हम, अगर मान लीजिए डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पे उसका हम होमो सेंटर देखते हैं कि कौन सा उसका फ्रंटियर कार्बन, कौन सा कोने वाला कार्बन जो है इसका वो होमो है। और अगर हम जो है वो डाइनोफाइल पे विड्रॉइंग लगा लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसका लूमो कहाँ पे है। इसका उल्टा सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पर क्या है, डाइन के साथ क्या है, डाइन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और डाइनोफाइल के साथ क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो डाइनोफाइल के साथ क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। देखिए सीओटी जब अपना -R इफेक्ट डालेगा तो डबल बॉन्ड को इधर खींचेगा, डबल बॉन्ड को इधर खींचेगा तो डबल बॉन्ड इधर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सीओटी के -R इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर लूमो है इसका, और यहाँ पर ओईटी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर इसका होमो है। और हमेशा ऐसा जोड़ते हैं कि होमो लूमो इंटरेक्शन हो, यानी कि जहाँ पर एनर्जी गैप सबसे कम हो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स के बीच में। यही तो कंसेप्ट होता है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। यही मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, अगर आप गौर करें तो आपको पेरिसाइक्लिक के लेक्चर में मिलेगा। तो इसका मतलब कि ये सही ओरिएंटेशन है, और यही सही ऑप्शन भी है। मैंने चेक कर लिया, दिस इज द राइट ऑप्शन, यही इसका सही आंसर होगा। ये इसका सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच कैसा होगा, इसको ऐसे रखा जाए, इसको कैसे रखा जाए, ऐसे रखा जाए। जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो इसमें ओईटी और सीओटी सेम साइड में आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा सिस बनेगा। ये दोनों सिस होंगे और ये वाला तो ट्रांस होगा ही होगा, क्योंकि ये ऐसे है, इधर जा रहा है, और ये दोनों सेम साइड में आ रहा है। तो ये सॉलिड है मान लीजिए, तो ये दोनों ब्रोकन दिखाया हुआ है आपको। तो ये इसका ऑप्शन है। प्लीज बताइए समझ में आ गया कि नहीं, फिर मैं यहीं पर लेक्चर को रोकता हूँ। ये हमारा 84 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका है जून 2018 का। अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। जून 2018 का नेक्स्ट पार्ट में खत्म हो जाएगा हमारा। अच्छे से सवालों का डिस्कशन हमने आपको कर दिया। ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर हम इसको रोकते हैं यहीं पर। हमने परफेक्ट समझा दिया आपको सवाल सारे, ठीक। सवाल नंबर में भले कम रहे हो, बट ठीक है, मैंने पूरा आपको बढ़िया समझा दिया। जस्ट कंफर्म कीजिए कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देन फिर मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ, क्लास को खत्म करता हूँ आपके लिए। थोड़ा और इंप्रूवमेंट करूंगा, बढ़िया करूंगा आपके लिए, बेस्ट करूंगा, ताकि बेस्ट आपको लेक्चर मिले। वॉइस क्वालिटी, ये सब चीजें, रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी, ठीक, ग्रुप पे। जस्ट कंफर्म कीजिए समझ में आ गया। और एक बात मैं आपको जरूर बताऊं बेटा, एक बात हम आपको जरूर बताऊं कि आपको जब कभी भी पेपर में सवाल करना है, पेपर में सवाल करते समय कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको अगर समझ में आ गया कि ये सवाल हमको लग रहा है कि सही, इसका आंसर यही होगा, तो मार दीजिए, छोड़िए मत उसको, बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको। दूसरा, थोड़ा सा कुछ तरीका और भी रखेंगे कि मैं आपकी आवाज भी सुन सकूं, देखेंगे, वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं।